वो दूर खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और वो यहाँ बैठी इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख सकती थी। थोड़ी देर बात करने के बाद वो वापस इसके पास आ गया। कौन था? इसने सरसरी से लहजे में पूछा तो वह मुस्कुराने लगा। मेरे एक अंकल थे, शिकवा कर रहे थे कि मैंने बहुत अरसे से इनके घर चक्कर नहीं लगाया। वो मुस्कुराते हुए सादगी से बोला तो वह हंस पड़ी। तो लगा लो ना चक्कर, क्या पता कोई ज़रूरी बात करनी हो तुम्हारे अंकल ने। वो इसे छेड़ते हुए बोली तो एक लम्हे के लिए हातिम की मुस्कुराहट मादूम हो गई। चक्कर तो लगाना पड़ेगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि घर आए मेहमान की वो कैसी इज्जत करते हैं। वो अजीब से लहजे में बोला तो इसे गौर से देखने लगी। इज़ एवरीथिंग ओके? वो परेशानी से इसे देखते हुए पूछ बैठी तो वो इसकी बात को टाल गया। और खाने हैं तो मंगवाऊँ? मुझे पता होता कि तुम्हारे फेवरेट हैं तो मैं तुम्हें स्पेशल जगह पर लेकर जाता। हातिम इसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला तो वो नज़रें झुका गई। पहले कौन सा तुम कम करते हो मेरे लिए जो और स्पेशल जगह पर ले जाने की बातें कर रहे हो? वो अपनी घनी पलकें उठाते हुए बोली। यार मेरा और तुम्हारा वो हिसाब तो नहीं है, हम तो बेस्ट ऑफ दी बेस्ट हैं। हातिम इसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए बोला तो इसने चौंक कर आसपास देखा। क्यों तुम डरती हो कोई देख न ले? वो वाकई आज पूरी तरह तैयारी पकड़े बैठा था, इसलिए तो बात बेबात इसकी बोलती बंद कर रहा था। बेशरम, तुम तो शुरू ही हो गए। मासूम सी लड़की हूँ मैं और तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। वो अजीब सा मुँह बनाकर बोली तो इसकी हंसी निकल गई। चलो उठो यहाँ से, वहाँ सामने वाले स्पॉट पर चलते हैं, वहाँ से शहर का मंजर बहुत प्यारा नज़र आता है। हातिम अपना हाथ इसके सामने करते हुए बोला जो वो थोड़ी देर सोचती रही और फिर एकदम से इसका हाथ थाम कर उठ खड़ी हुई। थोड़ा आगे निकले तो इसने अपना हाथ हातिम के हाथ से छुड़वाना चाहा, लेकिन इसने इसके हाथ पर दबाव डालकर इसे ऐसा करने से रोक दिया तो वो खामोशी से हथियार डाल गई। खुद को अच्छी तरह से लपेटते हुए और दोनों हाथों पर मेहंदी लगाए देखने वालों को वो नई शादीशुदा दुल्हन लग रही थी। सामने से आते एक जोड़े ने तो इन दोनों को नाइस कपल तक बोल दिया था और वो शर्म से लाल अंगारा बनी कुछ बोल भी ना पाई। इसके दिल में एक अजीब सी हलचल मचलने लगी। अभी इसने कुछ कहने के लिए मुंह ही खोला था कि हातिम का फ़ोन एक बार फिर से बजने लगा। इसने जेब से फ़ोन निकाला तो इसकी नज़र भी मोबाइल स्क्रीन पर पड़ गई। परफेक्ट गर्ल लिखा हुआ आ रहा था। हातिम ने फ़ौरन से मोबाइल साइलेंट पर करते हुए जेब में डाल लिया, लेकिन वो नाम पड़ चुकी थी इसलिए इसका मूड ऑफ होने लगा था। अभी वो कुछ बोलती कि मोबाइल फिर से बजने लगा तो इसने एक झटके से अपना हाथ छुड़वा लिया। मेरा ख्याल है आपको कॉल अटेंड कर लेनी चाहिए, शायद बेचारी को कोई ज़रूरी बात करनी हो। वो इसके मोबाइल स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए जताने वाले अंदाज में बोली और पास पड़े बेंच पर बैठ गई। हातिम इसे नासमझी से देखने लगा और जब इसे समझ आई तो वो हंस पड़ा और वो बगैर कुछ कहे थोड़ा साइड पर हो गया और फ़ोन कान से लगा लिया। वो गुस्से भरे अंदाज में इसे देखकर अपना रुख फेर गई थी। फ़ोन कान से लगाते हुए वो हुरैन से थोड़ा दूर हट गया। इसे इन बाप बेटे पर शदीद तप चढ़ी हुई थी। बोलो जी, एक तुम्हारी कसर रह गई थी, वो जले कटे अंदाज में बोला। तमीज़ से बात करो और ये मत समझना कि बाबा ने तुमसे बात कर ली तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। गलत जगह हाथ दे बैठे हो, अब हाथ तो जलेगा ना। सुलेमान गुस्से से बोला तो ना चाहते हुए भी इसकी हंसी निकल गई। ओ यार बंद करो फ़ोन, तुम्हारे चक्कर में लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। अजीब आदमी हो तुम। अब मैं इसे ये भी नहीं बता सकता कि तुम लड़का हो। गलत वक्त पर तुमने फ़ोन कर लिया है, अब सारा वक्त सफाइयाँ देने में ही गुजर जाएगा। इसने बिगड़े मूड में सुलेमान को सुनाना शुरू कर दी और इसे हैरान परेशान छोड़कर फ़ोन बंद करके जेब में डाल लिया। मुझे घर जाना है, काफ़ी लेट हो गई हूँ। वो हुरैन के पास आया तो इसके कुछ बोलने से पहले ही वो बोल उठी। क्यों, क्या हुआ? अभी तो आए हैं हम। वो हौंक बना इसे देखने लगा। मैंने कहा ना हातिम, मुझे घर जाना है, बताकर भी नहीं आई। लेट हो गई तो एक नया अजाब बन जाएगा मेरे लिए। हुरैन सपाट लहजे में बोलती उठ खड़ी हुई। बात तो सुनो, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? अभी तो ठीक थी। हुरैन जाने के लिए पलटी तो इसने इसका हाथ थाम कर रोक लिया। हातिम हाथ छोड़ो मेरा, मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ो। सब देख रहे हैं। वो अपना हाथ छुड़वाने के लिए जोर लगाते हुए बोली। देखने दो सबको, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है? यूँ अचानक से तुम्हें घर की याद कैसे आ गई? वो झिंझिलाए हुए लहजे में बोला। बस मुझे जाना है, बात ख़त्म। हुरैन की जोर आजमाई जारी रही तो इसने इसके हाथ को एक झटका दिया। मैंने नहीं छोड़ना ये हाथ, क्यों फजूल में जोर लगा रही हो? वो इसकी आंखों में झांकते हुए बोला तो हुरैन एकदम से ढीली पड़ गई। हातिम, क्यों फजूल में मुझे परेशान कर रहे हो? बस मेरा मूड नहीं है अब यहाँ बैठने का, तुम समझ क्यों नहीं रहे? हुरैन जिच होते हुए बोली तो एक पुरस्कार से मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैल गई। फ़ोन वाली बात का इशू बना रही हो तुम? वो अपनी नज़रें इस पर जमाते हुए बोला तो हुरैन लाचारी से अपना चेहरा फिर गई। मुझे कुछ लेना देना नहीं, ना तुमसे, ना तुम्हारी फ़ोन से और ना ही इस परफेक्ट गर्ल से। इधर हुरैन की ज़ुबान फिसली और इधर इसका कहका बुलंद हुआ। अच्छा तो ये बात है, जनाब को मेरी परफेक्ट गर्ल से मसला है। पहुँचते हुए बोला तो हुरैन ने इसे अजीब सी नज़रों से देखा। तुम लड़कों का यही मसला है, जब पकड़ी जाती हो तो आएँ बाएँ शाएँ शुरू कर देते हो। वो न जाने क्या कहना चाह रही थी लेकिन इसका बस नहीं चल रहा था।
मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा। ये वक्त बताएगा कि मेरे दिल में या मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात थी ही नहीं। वो इसका हाथ छोड़ते हुए बोला, अच्छा तो फिर बताओ, कौन थी वो परफेक्ट गर्ल जिससे बात करने के लिए तुम दोबारा साइड पर हुए थे? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली तो वो नज़रें झुका गया। ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो कि जैसा तुम समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। वो बेबसी से बोला तो हुरैन हंस पड़ी। हाँ, वेल डन मिस्टर हातिम, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ये बताया भी नहीं जा सकता कि किससे बात कर रहे थे तुम। बस यही सुनना था मुझे, अब घर चलो। वो ताली मारते हुए करब से बोली तो इसे भी शर्मिंदगी ने घेर लिया, लेकिन वो इस कमज़ोर लम्हे में अपना आप इस पर अया नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोशी से इसके साथ हो लिया। फिर रास्ते पर हुरैन ने इससे कोई बात न की और ना ही वो कुछ बोल पाया। इसे एकेडमी के बाहर उतार कर वो खामोशी से उतरी और बगैर कुछ कहे अपनी गाड़ी में बैठकर इसे वहाँ से भगा ले गई। वो कितनी देर वहाँ खड़ा बीत जाने वाले लम्हों के बारे में सोचता रहा। इसे रह रह कर जमील खाकवानी और इसके बेटे पर गुस्सा आ रहा था, जिन दोनों ने मिलकर इसकी परफेक्ट इवनिंग ख़राब कर दी थी। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें खाकवानी एंड फैमिली। अगर वो मुझसे राज़ी ना हुई तो समझ लो कि तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। वो अपने हाथ की हथेली पर दूसरे हाथ का मुक्का बनाकर मारते हुए बोला और मोटरसाइकिल को किक मारते हुए वहाँ से निकल गया। जमील खाकवानी ये जान चुके थे कि हातिम नाम का ये लड़का वाकई में इन्हें कड़ी आजमाइश में डालने वाला है, इसलिए उन्होंने इसे खाली फ़ोन करने पर बस नहीं किया, बल्कि अपने लामहदूद वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इसे वहाँ से पकड़ने की कोशिश की जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। उन्होंने सबसे पहले तो इसकी पेपर मिल को ख़ाम माल सप्लाई करने वाली कंपनी से रुजू किया और धौंस धमकी से इन्हें मना कर दिया कि आज के बाद वो इसकी पेपर मिल को कोई भी माल सप्लाई नहीं करेंगे। और यही नहीं, इन तमाम कंपनियों को इनका फ़ोन जा चुका था जहाँ इन्हें ज़रा भी शक था कि मुस्तकबिल में हातिम इनसे ताउन की दरख्वास्त कर सकता है। जमील खाकवानी के पास हर मसले का कोई ना कोई हल मौजूद रहता था और वो मौका देखकर फ़ैसला करने वाले लोगों में से थे। जहाँ दोस्त दम की काम कर जाती तो वो इससे काम चला लेते, और जो कोई ज़रा सी अड़फंस करता जैसा कि हातिम के मामले में था तो वो हर इस रास्ते को इस्तेमाल करते जहाँ से बंदे को काबू में किया जा सके। अभी भी वो अपने मकसद में कामयाब रहे थे और लाउंज में सुलेमान के साथ बैठे फ़ख्रिया अंदाज में इसे बता रहे थे कि वो क्या करके आ रहे हैं। लेकिन बाबा, ऐसे तो इसे पता नहीं चलेगा कि ये सब हमारा किया धरा है। मैं चाहता हूँ कि इसे पता चले कि खाकवानी इसको छेड़ने का अंजाम क्या होता है। सुलेमान बेसब्री से बोला तो वो इसे कड़े तेवरों से बोलने लगे। यही तो फ़र्क है तुम्हारी बकवास प्लानिंग और मेरी अक्लमंदी में। तुम जज्बात से काम लेने वाले इंसान हो, जबकि मैं वो काम करता हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और जहाँ तक बात रही पता लगने की, तो इसे फ़ौरन ही पता लग जाएगा कि इसकी दुम पर पाँव रखने वाले कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं। वो फ़ख्री अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले तो सुलेमान की मोटी खोपड़ी में बात समा गई और भौंडे तरीके से हंसने लगा। वाह बाबा, अगर ऐसा हो गया तो कमाल ही हो जाएगा। वो कहका मारते हुए बोला तो जमील साहब की गर्दन का सरिया थोड़ा और तन गया। तुम बस देखते जाओ, अगर इसने ये मिल खुद हमारी झोली में न डाली तो मेरा नाम जमील खाकवानी नहीं। और इसे देखकर आंख मारते हुए बोले तो वो खुश हो गया। बस बाबा, जैसा इसने मुझे जलील किया है मैं इसे ज़मीन पर रेंगते हुए देखना चाहता हूँ। वो जले दिल के साथ बोला तो जमील साहब इसे तसल्ली देने के साथ साथ इसकी क्लास भी लेने लगे। और तुम जो बहुत बड़े गैंगस्टर बने फिरते हो, क्या हुआ तुमसे? आखिर तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ा ना। वो इसे जताते हुए बोले तो वो नज़रें झुका गया। बाबा, मैंने वही तरीका इस्तेमाल किया जिससे काम चल जाता था, लेकिन इसने आगे से मेरे इन्हीं बंदों को पकड़ कर बिठा लिया जिनके नाम से एक ज़माना कामता है। सुलेमान अपनी सफाई में बोला तो जमील साहब सर चटक कर रह गए। अब दोबारा से कोई ऐसी वैसी हरकत न करना, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा और फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। वो एक बार फिर इसे समझाते हुए बोले तो वो फ़ौरन से सर हिला गया। हातिम सर पकड़ कर बैठा हुआ था। एक तो पहली पेपर मिल खस्ता हाली का शिकार थी और वो इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से अब इसे खाम माल सप्लाई करने वाली कंपनी ने सफ़ेद झंडी दिखा दी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। अभी भी वो इसी सोच में गुम था कि अचानक से इसके दिमाग में एक नुक्ते ने सर उठाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब के पीछे जमील खाकवानी का हाथ हो। जैसे इसके बारे में सुना है, इसे कोई बईद नहीं कि वो इस हद तक भी गिर सकता है। वो बिड़बिड़ाते हुए बोला और फ़ौरन से अपना मोबाइल निकाल कर मुनीर को कॉल मिलाई। मुनीर, वही कहाँ हो? इसने कॉल मिलते ही सवाल किया। अपने को किधर होना है शहजादे? वहीं डेरे पर। आगे से इसे मुनीर का शौक सा जवाब आया। ओके, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे, वो मसरूफ़ से अंदाज में बोला। हाँ, आ जाना। इनफैक्ट मुझे भी तेरे से एक ज़रूरी बात करनी है। आओ तो फिर बैठते हैं। मुनीर पुरसोच लहजे में बोला तो इसने आधे घंटे में पहुँचने का बोलते हुए कॉल काट दी और कोट उठाकर बाहर निकल आया। हाँ तो प्यारी, क्या मसला हो गया तुझे? जो मेरी याद आ गई। वो मुनीर के सामने परेशान सा बैठा था जब मुनीर ने इससे पूछ लिया। यार मुनीर भाई, बड़ा परेशान हो गया हूँ।
वो उलझन भरे लहजे में बोला और फिर दरपेश मसला इसके गोश गुजार कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर ये सारा जमील खाकवानी का खेल है तो इसे ऐसा करके क्या मिलेगा। आखिर में वो नतीजा अखज़ करते हुए मुनीर सब कुछ बैठा। अबे पागल इंसान, वो चाह रहा है कि बगैर किसी खून खराबे और मसले के तो प्लेट में सजा कर इसे ये पेपर मिल दे दे। बस इतनी सी बात तेरी मोटी खोपड़ी में नहीं आ रही। मुनीर इसे समझाते हुए बोला तो इसे जमील खाकवानी की फरासत पर बहुत हैरानगी हुई। ये साला तो पूरा फनकार निकला मुनीर भाई। वह हैरत से बोला तो मुनीर हंस कर रह गया। तो और इस बंदे से तू क्या उम्मीद रखता है? वो अगर एमएनए की कुर्सी पर बैठा है तो इन्हीं चोंचलों और हथकंडों की वजह से बैठा है। मुनीर ने इसे मजीद जानकारी दी तो वो गहरी सोच में डूब गया। तो इसका मतलब है कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सारी इंडस्ट्री इसके हाथ में ही है। वो अफसोस से बोला तो मुनीर इसे गौर से देखने लगा। हाँ, कुछ नहीं कर सकते। अगर करना है तो खुद का कुछ करो, वरना अपने हाथ से पेपर मिली से दे दो। मुनीर पुरस्कार से लहजे में बोला तो वो नासमझी से इसे देखने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा मुनीर भाई, आप कहना क्या चाहते हैं? वो पहलू बदल कर रह गया है। देख शहजादे, जो पेपर मिल चलाता है ना, वो शुगर मिल भी साथ ही खोलता है क्योंकि इसे खाम माल शुगर मिल से ही मिल जाता है। समझ रहे हैं ना? तो अगर तूने किसी का सहारा नहीं लेना तो अपनी खुद की शुगर मिल खोल ले। मुनीर हंसते हुए बोला। साफ जाहिर था कि इसने ये बात मजाक में कही है, लेकिन हातिम के दिमाग में इसका ये मशवरा फंस चुका था। बात तो आपने मजाक में की, लेकिन मुझे आपका ये मजाक पसंद आया। हम शुगर मिल ख़रीदेंगे और आपके नाम से ख़रीदेंगे। वो कुछ ऐसे लहजे में बोला कि सामने बैठे मुनीर को उच्छू लग गया। अबे पागल हो गया क्या? ना आगे का पता ना पीछे का। चला है शुगर मिल ख़रीदने, तो कर पाएगा ये काम? मुनीर को इसके दिमागी हालत पर शक होने लगा। हमारी सेवन नेस्ट के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, इसने पूछा तो मुनीर एक सर्द आह भर कर रह गया। देख ले शहजादे, मैंने तो मजाक में ही कही थी ये बात। वो इसे अफसोस से देखते हुए बोला। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इसने ऐसा मशवरा ही क्यों दिया। बताओ ना कितना पैसा होगा? वो मुनीर को गौर से देख रहा था। मुनीर ने लैपटॉप पर हाथ मारा और थोड़ी देर इसके साथ लगा रहा। यही कोई 85 करोड़ के करीब रकम होगी। मुनीर लैपटॉप से नज़रें हटाकर इसे देखते हुए बोला। बस फिर डन हो गया। बाकी मैं पेपर मिल के कागजात गिरवी रखवा कर लोन ले लूँगा, लेकिन अब तो हर हाल में मुझे शुगर मिल लेनी ही लेनी है। वो ताली मारते हुए बोला तो मुनीर इसे संजीदगी से देखने लगा। देख प्यारे, अपने पास यही कुल जमा पूंजी है। अगर ये भी हाथ से चली गई और कोई नुकसान हो गया तो फिर हम दोबारा से सड़क पर आ जाएंगे। मुनीर संजीदगी से बोला तो वो हंस पड़ा। यार, आपको मुझ पर भरोसा नहीं? पहले कभी आपका नुकसान करवाया है जो अभी होने दूंगा? वो इसे देखकर दावे से बोला तो मुनीर खामोश होकर रह गया। अच्छा आप बताएं, आपको मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी थी? वो टॉपिक बदलते हुए बोला तो मुनीर ने एक सर्द आह भरी। नहीं, कुछ नहीं, बस तुझसे मिलने का बहाना था, वरना तो सब सेट है। मुनीर बात गोल मोल करते हुए बोला तो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। चले फिर मैं चलता हूँ, अभी तो एक बंदे से मुलाकात भी करनी है, फिर हम दोनों मिलजुल कर को शुगर मिल देखेंगे। वो इसे गले लगाते हुए बोला और वहाँ से चला आया। 3 दिन हो गए थे, ना इसने हातिम को कॉल की थी और ना ही इसकी तरफ से कोई रब्ता किया गया था। इन मामलों में वो बहुत हसास थी और यही वजह थी कि इसे हातिम का खुद को यूं नज़रअंदाज किया जाना एक आंख नहीं बहा रहा था। अभी भी तंग आते हुए इसने अपना मोबाइल निकाला और इसका नंबर मिला दिया। दूसरी तरफ घंटी बज रही थी और फिर हातिम ने इसकी कॉल अटेंड कर ली। जी हुरैन, कैसी हो? आई होप कि गुस्सा कुछ कम हो गया होगा। वो मसरूफ़ से अंदाज में बोला। लहजे से साफ जाहिर था कि वो जल्दी में है। अगर बिज़ी हो तो मैं बाद में फ़ोन कर लेती हूँ। वो सर्द आह भरते हुए बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपके लिए आई एम नॉट बिज़ी। वो आम से लहजे में बोला, लेकिन इसे न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे वो इसे कुछ जताना चाह रहा है। हातिम, तुम वैसे नहीं थे, तुम तो बहुत केयर करने वाले इंसान थे। फिर अचानक से तुमको ये क्या हो गया कि तुमने मुझे कुछ बताना तो दूर की बात, एक फ़ोन कॉल करना भी गवारा न किया। वो करब से बोली तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मैं नहीं जानना चाहती थी तुम्हें, नहीं फिरना था मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी बाइक पर, नहीं जीनी थी मुझे ये ज़िंदगी, लेकिन तुमने मुझे कहा और मैं ये सब करती चली गई। अब जब मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, तुम्हें कुछ समझती हूँ, तो तुम फिर से मुझे क्यों अकेला करने पर तुले हुए हो? तुम बहुत गलत कर रहे हो हातिम, बहुत गलत। जानी क्यों इसे रोना आ गया और इसका लहजा भीग गया, वरना वो बहुत मजबूत आसाब की लड़की थी। वो हेलो, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातों का क्या मकसद है यार? प्लीज़ ऐसे मत सोचना कभी भी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं होगा। वो अचानक से बेचैन हो गया। फिर क्यों तुमने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया? बस इतनी ही थी हमारी दोस्ती। हातिम की बात पर बजाय संभलने के इसके रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई। ओहो यार, प्लीज़ चुप हो जाओ, वरना मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कहीं ठोक देनी है मोटरसाइकिल। ये क्या बात हुई कि बंदे को फ़ोन करके मज़ीद टेंशन दी जाए? वो लाचारी से बोला तो इसे गुस्सा आ गया। अच्छा, तो मेरे बात करने से तुम्हें टेंशन होती है हातिम? अब मैं मर जाऊँगी लेकिन तुम्हें दोबारा फ़ोन नहीं करूँगी। इसने अपनी बात ख़त्म करते साथ ही फ़ोन काट दिया और इसकी आंखों के दाने पूरी तरह से खुल गए। हातिम की दोबारा कॉल आने लगी तो इसने अपना मोबाइल ही बंद कर दिया।
और बेबसी से अपना सर थाम कर बेड पर बैठ गई। उस दिल डरपोक इंसान 2 कदम मेरे साथ नहीं चल सकता, और एक मैं हूँ जो इसे पता नहीं क्या क्या समझ बैठी। वो रोते हुए बिड़बिड़ाई तो आंसू इसकी हथेलियों को भिगोने लगे। अब तुम सोने के पानी से भी धुल कर आ जाओ हातिम, हुरैन तुम्हें नहीं मिलेगी। याद रखना, तुमने मेरा दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। वो भारी आवाज़ से बोली और बेदर्दी से अपनी आंखों में आया आंसू हथेली से रगड़ती हुई उठी और वॉशरूम में घुस गई। वो बहुत मोहतात अंदाज में गाड़ी चला रहा था। एक तो वो पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी लेकर सड़क पर निकला था, दूसरा इसे टेंशन भी थी कि जाने इसकी जमील खाकवानी से होने वाली मुलाकात कौन सा नया रुख इख्तियार करती है। गाड़ी चलाते हुए इसने जमील साहब का नंबर मिलाया और अपनी आमद की इतला दी। उन्होंने इसे खुशदिली से अपने घर का एड्रेस नोट करवाया तो इसने अपनी लैंड क्रूज़र इनके घर जाने वाले रास्ते पर डाल दी। दिमाग में इसके हुरैन की सोचें ही आ रही थी, लेकिन अभी वो इस बारे में सोचना ही नहीं चाह रहा था। इसने अपना पूरा दिमाग जमील खाकवानी और इसके बेटे की जानिब मरकूज़ किया हुआ था। थोड़ी देर में ही वो इनके घर पहुंच गया और गेट पर हारन दिया। चूँकि गेट पर इतला दी जा चुकी थी, इसलिए फ़ौरन से अंदर जाने की इतला मुलाजिम ने दे दी। जमील खाकवानी का घर देखकर इसे बेइंतहा हैरत हुई। घर क्या, वो पूरा महल था जो एक वसी और अरीज़ रकबे पर फैला हुआ था। लेकिन इसे इससे भी ज़्यादा हैरत एक और चीज़ देखकर हुई, और वो थी पोर्च में मौजूद सफ़ेद होंडा कार, जो यकीनन हुरैन की थी। वो इस गाड़ी को अच्छी तरह पहचानता था, लेकिन फिर इसने तस्दीक के लिए इसका नंबर देखा जो इसके यकीन की तस्दीक कर गया। ये क्या, ये हुरैन यहाँ क्या कर रही है? इसने खुद से सवाल किया। अभी वो सोच में ही डूबा हुआ था कि आया ठहरे या चला जाए कि अचानक घर का बड़ा सा सनोबर की लकड़ी का बना हुआ दरवाज़ा खुला और जमील साहब नमूदार हुए। इसकी वापसी के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। एक सर्द आह भरते हुए वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट सजा कर इनके पास चला आया। वेलकम यंग मैन, वेलकम टू माई हाउस, वो इसे गले लगाते हुए बोले और इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अंदर ड्राइंग रूम में ले आए। बैठो बेटा, अपने ही घर समझो, वो इसे बैठने का इशारा करते हुए बोले, लेकिन इनकी नज़रें इसकी जांच पड़ताल में लगी रहीं। वो शराफत से सोफे पर बैठ गया तो वो भी इसके सामने क्रोफर से बैठ गए। हाँ तो बेटा, क्या कर लोगे? ये तुम्हारी अक्लमंदी और जहनी फरासत है कि तुमने इस मामले को बजाय दंगा फसाद और लड़ाई झगड़े की बैठ कर हल करना बेहतर समझा। वो बात तो इससे खुश अखलाकी से कर रहे थे, लेकिन इनके लहजे में मौजूद धमकी को वो भांप गया था। बस अंकल जी, ये आपका बड़ापन है जो आपने मुझे मुज़ाकरात की दावत दी, वरना जैसा सुलेमान ने किया इसके बाद कोई टेबल टॉक रह नहीं जाती। वो भी इन्हें जताते हुए बोला तो एक लम्हे के लिए इन्हें चुप सी लग गई। इस बात को जाने दो, अब हम नए सिरे से इन मामलात पर गौर करेंगे। जमील साहब को इसके मुंह से सुलेमान का यूँ जिक्र करना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, इसलिए माथे पर तेवरी सजाते हुए बोले, मुझे कोई एतराज़ नहीं मोहतरम, जैसा आप मुनासिब समझे मैं हर तरह से ताउन करूँगा। वो सर झुका कर बोला तो वो मुस्कुराने लगे। ये अच्छा किया आपने बेटा जो मेरी बात की इज़्ज़त रख ली, वरना क्या कुछ ना हो जाता और आप कोई बड़ा नुकसान करवा बैठते। वो अपनी हरदर्मी से बाज नहीं आए थे और अभी भी ताना जनी में ही लगे हुए थे, लेकिन इसने कोई जवाब न दिया। वो बिल्ली को थैले से बाहर देखना चाह रहा था, इसलिए अपने दिमाग में की गई मनसूबाबंदी के मुताबिक ही चलता रहा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अचानक से कमरे में सुलेमान दाखिल हुआ और इसे देखते ही ऊंची आवाज़ में बोला, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। वो टांग पर टांग चढ़ाते हुए अजीब से लहजे में बोला तो एक लम्हे के लिए सुलेमान गड़बड़ा सा गया। हमने आपस में मुशावरत कर लिया सुलेमान, अब ना तो तुम इसके काम में टांग अड़ाओगे और ना ही ये तुम्हें परेशान करेगा। जमील साहब जानते थे कि सुलेमान कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कर जाएगा जिससे मामलात बिगड़ने का खदशा हो, इसलिए पहले ही बोल उठे, ठीक है बाबा, अगर आप दोनों ने बात कर लिया है तो फिर मैंने क्या कहना। वो इसके सामने नशिस्त संभालते हुए बोला, अंकल मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। हातिम अचानक से खड़े होते हुए बोला, अरे बैठते चाय वाय तो पीते हमारे साथ। जमील साहब इसके साथ ही उठते हुए बोले, मैंने अर्ज़ किया ना कि फिर कभी सही, अभी मुझे एक और काम से भी जाना है। वो अपना हाथ इनके सामने करता हुआ बोला, जिसे उन्होंने खुश दिली से थाम लिया और इसके साथ ही बाहर निकला है। ये गाड़ी बड़ी खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आई, अगर बेचनी हो तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। वो हुरैन की गाड़ी को देखते हुए बोला तो जमील साहब हंस पड़े, अरे भाई ये एक बहुत ख़तरनाक इंसान की गाड़ी है, अगर बेच दी तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। दरअसल ये मेरी लाडली बेटी की गाड़ी है। वो हंसते हुए बोले तो वो भी मुस्कुरा उठा, वाकई में? फिर तो ये गाड़ी भी हकीकत में ख़तरनाक है। वो गाड़ी को देखते हुए बोला और अपनी लैंड क्रूज़र में बैठ गया। जमील साहब इसे हाथ हिलाकर अंदर चले गए और वो अपनी गाड़ी वहाँ से निकाल लाया, लेकिन दिमाग इसका आंधियों की जद में आ चुका था, क्योंकि मामलात अचानक से ही इस नहज पर आ गए थे जिनके बारे में सोचा तो जा सकता था, लेकिन अमली तौर पर कदम उठाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी। क्योंकि जो भी था, लेकिन हुरैन से दस्तबरदार होना इसे किसी हाल में गवारा नहीं था, और इसके लिए चाहे इसे कोई भी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। अब इस मसले को मैं कैसे हल करूं? तुम्हें भी इसकी बेटी होना था यार।
वो हुरैन का तस्वुर करते हुए स्टीयरिंग व्हील पर एक अदद मुक्का जड़ते हुए बोला, क्योंकि दिमाग इसका बुलंद फिशार खून की वजह से काम करना छोड़ता जा रहा था। जमील साहब के सामने तो वो जैसे तैसे बर्दाश्त कर गया था, लेकिन ये बात इतनी मामूली नहीं थी जिस पर वो आराम से बैठा रहता।